रोज मैं अपनी क्लास में बैठी नोट्स बना रही थी जब एक लड़का मेरे पास आया। ताहिरा, आपको अवैस बुला रहा है। अवैस मेरा भाई था और हैरत हुई कि वो क्यों मुझे बुला रहा है। आज तो वो यूनिवर्सिटी ही नहीं आया। मैंने दिल में सोचा और फिर एक सर तपैर नजर उस लड़के को देखा। अवैस क्यों बुला रहा है मुझे? खैरियत? उससे कह दें कि मैं अभी लेक्चर तैयार कर रही हूँ, बाद में आ जाऊंगी। मैंने पुरएतमाद होकर कहा। मैं नहीं जानती थी कि वो शख्स ऐसे झूठ क्यों बोल रहा है भला, जबकि अवैस आज सुबह ही किसी काम के सिलसिले में अब्बू के साथ गया था। नहीं, वो अभी अभी यूनिवर्सिटी आया। वैसे तो आप उसकी बहन हैं, लेकिन आपको इल्म नहीं कि वो यूनिवर्सिटी आया ही नहीं था, अभी आपको बुला रहा है। इतना कहकर उसने मुझे जगह बताई और चला गया। मैंने जल्दी से अपना सामान समेटकर बैग में डाला और भागती हुई उस जगह पर पहुंची। सामने वाकई वो बाइक के साथ टेक लगाकर खड़ा था। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? तुम तो सुबह काम से गए थे, फिर इतनी जल्दी वापसी? मैंने परेशानी से पूछा क्योंकि मेरा दिल बेहद घबरा रहा था। मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार कुछ गलत होने के इशारे दे रही थी। हाँ ना, सब ठीक है, चलो मैं गुजर रहा था, सोचा तुम्हें भी घर लेता जाऊं। इतना कहकर उसने बाइक पर बैठकर किक मारी और मुझे बैठने का इशारा किया। रंगत उसकी भी नुचड़ी हुई थी। वो लाख नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था, मगर इस कोशिश में हलकान हुए जा रहा था। मैं चुप करके बैठ गई। जल्दी क्यों वापस आ गए, और ये बाइक किसकी है? मैंने दिल में मचलते सवालों को अदा किया। वो अब्बा का बुलावा आ गया था हेड ऑफिस से, सो वापस आना पड़ा, और ये बाइक मेरे दोस्त की है। मुझे तसल्ली से जवाब देकर वो दोबारा मोटरसाइकिल चलाने लगा। मैं भी कुछ पुरसकून हो गई। मेरे अब्बा एक दफ्तर में क्लर्क थे, सो इस तरह की वापसी अक्सर हो जाया करती थी। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो इल्म हुआ, इस तरह की वापसी पहली मर्तबा हुई है। पहले कभी वो इस तरह नहीं लौटे जिस तरह आज 4 कंधों पर लौटे थे। मेरे अब्बा को रास्ते में ही हार्ट अटैक हो गया था, जो मुहलिक साबित हुआ। मैं हैरत से शशदर होकर अम्मा और बहनों को रोते देख रही थी। मुड़कर जब एक नजर भाई को देखा तो वो भी अपनी सुर्ख होती आंखें झुका गया। मैं शायद सारी उम्र वैसे ही खड़ी रहती अगर मोहल्ले की एक औरत मुझे पकड़ कर ना बिठाती। आप यकीन जाने, दुनिया में बहुत बड़े बड़े दुख होंगे, मगर माँ बाप के जाने के दुख से बुरा दुख कोई नहीं। जब अब्बा का जनाजा उठाया जाने लगा तो वहाँ एक कयामत बरपा थी। अम्मा तो बेहोश हो चुकी थी और हम बहनों पर भी बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। खैर, वक्त की यही अच्छी बात है कि वो रुकता नहीं, सो वो वक्त भी नहीं रुका और ऐसे फुर से उड़ते हुए हमारी खुशियां भी दबोच ले गया। अब्बू के 7वें पर हम सुपारे पड़ रहे थे जब एक रिश्तेदार खातून ने वहीं बैठे बैठे अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए डाला। हम सब हक दक उस औरत की ढिठाई देख रहे थे कि भला ऐसे भी होता है, बाप को गए अभी 7 दिन नहीं हुए और वो ऐसे रिश्ता लाई बैठी है। रिश्ता भी कहाँ लाई, मेरे बाप की मर्ग पे। मुझे इंतहाई गुस्सा चढ़ा। अम्मा तो चुप हो गई, मगर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। खाला, हमें ये रिश्ता कबूल है, लेकिन मंगनी की रस्म तुम्हारे घर की किसी मर्ग पर करेंगे, ठीक है? मैं जानती थी कि मैं बहुत सख्त अल्फाज और बदतमीजी कर रही हूँ, मगर ऐसे लोगों को यूं ही निपटा जा सकता था। वो औरत तो मुझे सख्त सुध सुनाते हुए वहां से रोती हुई निकल गई। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि खुद के पैरों पर मैं कुल्हाड़ी मार चुकी हूँ, बल्कि पैर ही जाकर कुल्हाड़ी पर दे मारा है। उस औरत ने पूरे खानदान में मेरी ऐसी बुराइयां की कि खुदा दुश्मन को भी वो वक्त ना दिखाए। अरे, मैंने तो रिश्ता डाला था, सोचा यतीम बच्ची है, कौन ब्याहने आएगा, मगर मुझे क्या इल्म था कि ऐसे बेइज्जत करके निकालेगी वो पढ़ी लिखी। पूरे खानदान में मेरे खिलाफ तरह तरह की बातें मशहूर हो चुकी थी। मैं सब लोगों से पूछना चाहती थी कि मेरा ऐसे कहना तो बुरा लगा है, क्या उनका उस वक्त ऐसी बात करना दुरुस्त था? चले, हमदर्दी में कर ली, मान लिया। और जो रिश्ता लाई थी इकलौते बेटे का, क्या किसी को इल्म नहीं? 35 साला एबनॉर्मल मर्द जो बच्चों की तरह बातें करता है, भला ऐसी हमदर्दी चाहिए थी मुझे? मगर वहां ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं पूछती और वो मेरी बात का जवाब देता। लेकिन इससे एक काम जरूर हुआ था, मैं पूरे खानदान में बदनाम हो गई। मेरे किरदार के अलावा मेरी बहनों पर लोग उंगलियां उठाने लगे। यहाँ तक कि उस औरत ने इस कदर आग लगाई कि किसी रिश्तेदार ने भी हमारे घर आना छोड़ दिया। हम ऐसे हालात में थे जब हमें उन सब की जरूरत थी, मगर कई मर्तबा एक परेशानी अपने पीछे 1000 परेशानियों को खींच कर लाती है। हमारे साथ भी यही हुआ। मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। अब पढ़कर क्या करती? हम सबको पढ़ाना तो अब्बू का ख्वाब था, जब वो ही ना रहे तो कैसे ख्वाब? भाई आधा दिन यूनिवर्सिटी जाता और बाकी का आधा दिन एक वर्कशॉप पर लगा देता। मैंने घर पर ही एक छोटा सा पार्लर खोल लिया, जिसमें मेरी एक सहेली ने बहुत मदद की। मुझे कुछ पैसे उधार दिए जिनसे मैं तमाम सामान खरीद लाई। बहनों को मैं कुछ भी नहीं करने देती थी कि वो सिर्फ पढ़ें। क्या हुआ अगर मैंने अब्बू का ख्वाब अधूरा छोड़ दिया? लेकिन मैं अपने बहन भाई को ऐसा नहीं करने दूंगी। अम्मा भी करोशिये का काम कर लेती थीं। भाई उनके बनाए डिजाइन एक दुकान पर दिखा कर आया तो उन्होंने अम्मा को बच्चों की फ्रॉकों का ऑर्डर दे दिया। मुझसे छोटी बहन बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करती थी और मेरा पार्लर भी सही चल रहा था। दिन में कोई एक औरत तो आ ही जाती थी। अब्बू जब थे उस वक्त हमें कमाने की फिक्र नहीं थी। हम जानते थे कम या ज्यादा जितना भी है अब्बू हमारे लिए कमा कर लाएंगे। मगर उनके जाने के बाद गोया सर पर बनी छत ही गिर गई हो। हम सब मिलकर इतने ज्यादा कमाने वाले थे, मगर पैसे में बरकत नहीं थी। कुछ अच्छा पका लेते तो खाने का दिल नहीं करता
अब्बू याद आ जाते और सब लोग बेदिली से खाना हलक में उतारते। अब हमें खर्चों की फिक्र नहीं थी, मगर दिल डरने लगा था। अम्मा हर वक्त परेशान रहती। उनके मुताबिक अब खानदान में कोई भी मेरे लिए रिश्ता नहीं भेजेगा। अक्सर औकात तो वो मुझे डांट देती। क्या जरूरत थी बिलावजह जुबान दराजी करने की। बेटियों को बहुत संभल कर रहना होता है। कोई एक आध जुमला जो उनके मुंह से निकला हो, उसका खुमियाजा अक्सर पूरे घर को भुगतना पड़ता है। मैं चुप कर जाती और सोचती काश उस वक्त भी चुप कर गई होती। इतनी जज्बाती बनने का नतीजा देख लिया। जब मुझे लगा कि हमारी परेशानियां कुछ कम हो रही हैं, तभी एक और बम सरों पर आ गिरा। मुझसे छोटी बहन का रिश्ता फुप्पो के बचपन में ही तय कर रखा था। मेरी बहन और उनका बेटा हम उम्र थे। एक दिन फुप्पो अचानक आ गई। इतवार था और हम सब घर में मौजूद थे। ये पहली बार था कि अब्बू की वफात के बाद कोई हमारे घर आया हो, इसीलिए अम्मा की हिदायत उरूज पर थी। ताहिरा चाय बना लाओ, अवैस ये ला दो, आमना फुप्पो के लिए बिस्तर बिछाओ। बस इसी तरह के फिक्रे हमारे कानों में पड़ रहे थे। अम्मा बहुत खुश थीं कि चलो किसी को तो हम याद हैं। फुप्पो बड़े करोफर से चारपाई पर बैठी और खाने पीने वाली किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, गोया उनके मिजाज ही नहीं मिलके दे रहे थे। देखो भाई रशीदा, भाई जब जिंदा थे तब के मामलात और थे, लेकिन उनके जाते ही सारे पर्दे खुल गए। ये कहते हुए फुप्पो ने मुझे देखा, फिर दोबारा से अपनी बात जारी की। मैंने तो भाई की मोहब्बत में आमना ले ली थी। मुझे क्या इल्म था कि ये लड़कियां ऐसे सर झाड़ मुंह फाड़ होंगी। फुप्पो के अलावा पूरे कमरे में खामोशी थी। क्या कह रही हो फजीला, क्या कर दिया मेरी लड़कियों ने? अम्मा ने बेखबरी से पूछा, वरना खुद उनका दिल भी चंद लम्हे धड़कना भूल गया था। ए लो, तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं। ये तुम्हारी ताहिरा ने तो बाप के सोग का भी ख्याल ना रखा, वहीं टर टर जवाब देने लगी। चलो, अगर उस बंदी ने खुदा तरसी करके रिश्ता मांग लिया था तो क्या क़यामत आन पड़ी थी, ना देते। लेकिन इसे क्या हक पहुंचता है उससे जबान चलाए। फुप्पो अब बोतल की तरह आहिस्ता आहिस्ता अपना गुस्सा बाहर निकाल रही थी। फजीला बच्ची है, बाप के जाने का दुख तुम्हें पता ही है। जुबान फिसल गई। लेकिन सब खानदान वाले तो बड़े हैं ना, समझदार हैं, तो वही बड़ापन दिखाकर माफ कर दे। मगर नहीं, बच्ची की एक बात को सबने पकड़ लिया है। तुम भी तो आ जाई हो, तुम ही आ जाती और दिलासा दे देती। मगर नहीं, हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर अलग कर दिया सबने। रही बात रिश्ते की, तो तुम नहीं जानती क्या उसके माजूर बेटे को। आज अम्मा का जब्त भी जवाब दे गया था, जो फुप्पो को अच्छी खासी सुना दी। शायद बहुत दिन से पकता हुआ लावा था जो अचानक से बाहर निकला था। जो भी है, बड़ी बहन के ये लक्षण है तो छोटी भी कम नहीं होगी। वैसे भी मैंने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया है, जल्द ही उसकी मंगनी कर दूंगी। फिर ससुराली उसे दुबई भिजवा देंगे, जिंदगी बन जाएगी। तुम्हारी बेटी ब्याह हो तो सारा खानदानी थू थू करेगा। इस बात पर मेरे सर पर लगी और तलवों पर बुझी, मगर मैं अब की बार कुछ भी कहने से परहेज कर गई। न जाने इस बात को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करती फिरें। अम्मा भी चुप हो गई, लेकिन जब बोली तो उनका लहजा संभला हुआ था। चलो, अल्लाह बच्चे को खुशियां दे और तुम्हें भी औलाद का दुख ना दिखाए। वैसे रिक्शे पर आई होगी, पिछले हफ्ते अवैस को मोटरसाइकिल मिली है, तो जाओ बेटा, फुप्पो को घर तक छोड़ो। इतना कहने की देर थी, वो तिल मिला कर उठी और हाथ झल्ला झला कर बातें करती चादर दबोचे जा चुकी थी। पीछे अम्मा ने आमना को गले लगाया और जारो कतार रो दी। मैं भी उधर ही मुजरिम बनी खड़ी थी। जब जब्त मुश्किल हो गया तो उन दोनों के सामने हाथ जोड़ दिए। सबसे पहले आमना ने मेरे हाथ को थामा और कहने लगी, बाजी, ये तो होना ही था। जब सरों पर बाप नहीं रहते तो हर इंसान गिद्ध का रूप धार लेता है। तुम परेशान ना हो, तुमने सही किया था, मुझे दुख नहीं है। और तो और फुप्पो का वो रंगीन बेटा मुझे वैसे ही पसंद नहीं था, अच्छा वो खुद ही जान छोड़ दी। मुझे आमना पर उस लम्हे टूट कर प्यार आया। फिर अम्मा ने भी मुझे दिलासा दिया कि अब इस मामले में घर में कोई बात नहीं होगी और जो कुछ हुआ उसमें ताहिरा का कोई कसूर नहीं। यही सब होना था, बल्कि अच्छा हुआ सब लोगों की औकात पहले देख ली। जिंदगी मामूल